अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री 8 चैप्टर की एक्सरसाइज वाले कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन यानी जो तामीरी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो ये कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन हैं उनके प्रॉपर आंसर क्या बन सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है, नोट करना है और नोट करने के बाद उसको समझ के याद करना है ताकि आपको देर पाव ये क्वेश्चन या इनके जो आंसर हैं वो आपको याद रहें। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। तो अब आते हैं लेक्चर की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन चैप्टर 18 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। इसका जो पहला सवाल देखें। Suppose a new element is discovered, where would you like to accommodate element in the periodic table? तो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो जाता है तो आप उसको पीरियोडिक टेबल में किस जगह पे रखेंगे। तो बच्चों, जब कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो सबसे पहले हम उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उसके बाद उसका तयन करेंगे कि उसकी किस ग्रुप के साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच करती हैं और इस हिसाब से हम उसको उसी ग्रुप में शामिल करेंगे। यानी पीरियोडिक टेबल नए दरियाफ्तशुदा एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में रखने के लिए इसका एटॉमिक नंबर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कीमियाई खुसूसियात को मद्देनज़र रखा जाएगा। मतलब देखा जाएगा कि इसकी खुसूसियात किस ग्रुप से मैच करती हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस से मैच करती है, उसके हिसाब से हम उसको पीरियोडिक टेबल में रखेंगे। और अगर इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स किसी मौजूदा ग्रुप से मुमासलत रखता हो तो फिर हम उसी ग्रुप में रखेंगे। और अगर ये नया मतलब किसी से मुमासलत ना रखता हो, एक मुनफरिद एलिमेंट हो, तो फिर हम उसे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ में रख देंगे। मतलब ये है कि उसको अगर किसी से भी वो मैचिंग ना करता हो या उसकी प्रॉपर्टी किसी से भी मैच ना करती हो तो फिर हम उसको एंड पे लेंथेनाइड या एक्टिनाइड सीरीज़ में उसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, विल इट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका नाम क्या है और फिर ये बताएं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आया कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, यानी उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो हाइड्रोजन के पास ये एबिलिटी होती है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास एबिलिटी होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन खोकर यानी इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बन सकता है और एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके हाइड्रोजन नेगेटिव आयन बन सकता है, यानी इनायन भी बन सकता है और केटायंस भी बन सकता है। तो ताहम आम हालात में हाइड्रोजन ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन खोकर यानी ये इसका मेटेलिक मतलब वो मेटल वाले एलिमेंट है तो ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को खो देता है या लूज़ कर देता है। एक्सेप्ट वाले जो इसके कंपाउंड है वो बहुत कम है, लेकिन लूज़ करने वाले इसके कंपाउंड ज़्यादा है, यानी ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम आर 88 pm एंड 125 pm रिस्पेक्टिवली, विच एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू लूज एलिमेंट। तो यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन में दो एलिमेंट का कंपेयर किया गया है एटॉमिक साइज के हवाले से। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें उसने कहा कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक बोरोन है और एक एल्यूमिनियम है। तो जो बोरोन है उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो 88 पिकोमीटर है और जो एल्यूमिनियम है उसका एटॉमिक रेडियस है 125 पिकोमीटर। तो अब इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो बच्चों, ये एक लॉजिकल बात है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा उतना उसका इलेक्ट्रॉन्स को निकालना या उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी।
या उतना उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे अट्रैक्शंस कम हो जाती है। तो कम अट्रैक्शंस में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, 125 पिकोमीटर है, जिसका मतलब है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गिरफ्त से ज़्यादा दूर है। गिरफ्त का मतलब कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से काफ़ी दूर है। न्यूक्लियस की उस पे अट्रैक्शन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बहुत कम होती है। तो इसलिए एल्यूमिनियम बोरॉन के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू फाइंड एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों ये बॉन्डिंग के हिसाब से होता है कि जिस तरह की बॉन्डिंग है उसी हिसाब से हम उसका एटॉमिक रेडियस मालूम करेंगे। तो देखें जो कोवलेंट रेडियस है, कोवलेंट रेडियस हम कैसे मालूम करते हैं। कोवलेंट रेडियस में दो हमजिन्स एटम्स के दरमियान बॉन्ड की लंबाई को आधा करके, यानी कि दो बॉन्डेड एटम होते हैं उनके न्यूक्लियर का फासला जो होता है उसको हाफ करें या उसको दो पे डिवाइड करें तो जो मेजरमेंट आएगी वो उनका एटॉमिक रेडियस होता है। इस तरह जो वान डेर वाल रेडियस है, वान डेर वाल रेडियस में क्या करते हैं कि गैर बनते हुए एटम के दरमियान कम अज कम फासला नाप करके हम उसका एटॉमिक रेडियस मालूम कर सकते हैं। उसके बाद मेटालिक रेडियस हम कैसे मालूम करते हैं। मेटालिक रेडियस में धातुओं के मेटल्स, धातु मतलब मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स के एटम के दरमियान आधे फासले को शुमार करके एटॉमिक रेडियस निकाला जाता है। और उसके बाद एक्सरे क्रिस्टोग्राफी है, तो एटम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के दरमियान एटॉमिक रेडियस मालूम किया जा सकता है। तो बच्चों ये चार तरह के मतलब मेथड दिए हुए हैं कोवलेंट रेडियस का एटॉमिक रेडियस कैसे मालूम करते हैं, उसके बाद वान डेर वाल रेडियस कैसे मालूम करते हैं, और मेटालिक रेडियस कैसे मालूम कर सकते हैं, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का रेडियस कैसे मालूम कर सकते हैं। ये चारों का मैंने तीनों चारों का मैंने बता दिया, इसको नोट करके आप लोगों ने याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर ऑक्सीजन एटम टू एक्सेप्ट द 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म O नेगेटिव ion like nitrogen which can accept electron to form N negative। तो बच्चों ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो ऑक्सीजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके O3 नेगेटिव आयंस क्यों नहीं बनाती, जबकि जो नाइट्रोजन है वो तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके तो मतलब ये नाइट्रोजन ये वाली फॉर्म बना देता है, तो ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाती। तो बच्चों ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर होता है जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर है 7। तो उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इसका वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसने ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए वो तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब गेन कर सकता है। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उसकी ये वाली शेल बन सकती है नाइट्रोजन की। लेकिन जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो वैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसको ऑक्टेट मालूम करने के लिए या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इस तरह जो ऑक्सीजन है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो O नेगेटिव यानी O3 नेगेटिव नहीं हो सकती, बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O-2 की शक्ल में होती है। तो बच्चों ये वाली जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर की वजह से होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसको वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसलिए वो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसको वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसलिए वो 3 के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो यही वजह है तो जो N जो है वो 3 नेगेटिव फॉर्म में हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन O जो है वो 3 नेगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकती। तो बच्चों इसमें देखें नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करके एक मुस्तहकम N
-3 आयंस बना सकता है और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा वो ज़्यादातर 2 इलेक्ट्रॉन्स जज़ब करके वो -2 आयन बनाती है। अगर ऑक्सीजन 3 इलेक्ट्रॉन जज़ब करे तो इजाफी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान यानी जो जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा करेगा तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाएगी, गैर मुस्तहकम हो जाएगी। तो इसलिए ऑक्सीजन O3 नेगेटिव आयन नहीं बनाती। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे, इनको अच्छे तरीके से समझना है, समझ के इनको नोट करना है, नोट करके इसको याद करना है ताकि आपको देर पा और इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देर तक आपको याद रहे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम या मुश्किल का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया।